नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। नई दिल्ली में नई शराब नीति के कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में केजरीवाल की पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है। इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष में 2 फैसले हुए हैं। 2 नियमित जमानत के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें एक निचली अदालत का, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया है और ये इंश्योरेंस अरेस्टिंग है। क्या 2 साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी? ये गिरफ्तारी इसीलिए की गई ताकि केजरीवाल को जेल में ही रखा जा सके। सिंघवी ने कहा कि पिछले 2 सालों में सीबीआई की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और सीबीआई ने अरविंद को 26 जून को गिरफ्तार किया, वो भी उन बयानों के आधार पर किया गया जो आधारों पर गिरफ्तारी की वो बयान जनवरी के थे। बता दें आपको कि उन्होंने उन बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि सीबीआई के पास मंगूटा रेड्डी के बयान के अलावा कोई नया सबूत नहीं है जो कि जनवरी का है। सिंघवी ने कहा है कि सीबीआई उनके द्वारा गिरफ्तारी केवल एक आधार पर की हुई है। अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। बिना किसी आधार के अचानक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये एक सवाल है कि क्या जमानत के मामले में हम इतनी देर तक सुनवाई करने हमें चाहिए? क्या आम लोगों को भी इतना समय मिलता है? सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत का कहना है कि गिरफ्तारी का समय थोड़ा अजीब है। वो ट्रिपल टेस्ट पूरी तरह से संतुष्ट है और ये एक विडंबना है कि अब सिर्फ एक को ही छोड़कर इस मामले के सह आरोपी सिसोदिया, कविता, बूची बाबू, विजय नायर सभी को जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट उन्हें जमानत के लिए अब ट्रायल कोर्ट को वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ मामले में देरी करने की कवायद होगी। हालांकि सिंघवी ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि मुझे अपनी दलील पूरी करने दी जाए। सिंघवी ने कहा कि बेल नियम है और जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ईडी और सीबीआई केस में भी लागू होगा, केजरीवाल केस में भी लागू होगा। सिंघवी ने अपनी दलील को पूरी करते हुए कहा कि रिहाई के कई आदेश दिए गए, लेकिन ट्रिपल टेस्ट मामले में जमानत नहीं दी गई। वैसे भी केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है और न ही कोई खूंखार अपराधी। बता दें कि जमानत मिलने पर ट्रायल के दौरान उनका सहयोग रहेगा और जब कोर्ट बुलाएगी वो मौजूद कोर्ट के आदेश पर रहेंगे। एएसजी ने कहा कविता के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत जाने को कहा था, जबकि केजरीवाल ईडी मामले में भी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। उस मामले में भी उन्हें वापस ट्रायल कोर्ट भेजा गया था। ऐसे में केजरीवाल कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है जिनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि हम तय करेंगे कि क्या इस मामले में दखल देना है या नहीं। कोर्ट ने यह भी बात कही और तब कही जब सीबीआई ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल न करके सीधे हाई कोर्ट में दाखिल की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत की केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के बगैर ही निचली अदालत भेजने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वापस भेजने के बजाय हाईकोर्ट को इस पर विस्तृत सुनवाई करनी थी। और जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि हाई कोर्ट इस पर फैसला ले सकता है क्योंकि वह जीवन और स्वतंत्रता के मामले में निर्णय ले सकता है। एएसजी ने कहा कि जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तारी भी जांच का हिस्सा है, क्योंकि एजेंसी को अगर जांच करनी है तो अधिकार है, तो उसे गिरफ्तारी का भी अधिकार है। एएसजी ने कोर्ट को सीबीआई की उस अर्जी को पढ़कर बताया जिसमें निचली अदालत से केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की इजाजत देने वाले निचली अदालत के आदेश को अब तक चुनौती नहीं दी है। एएसजी ने कहा कि हमारी निचली अर्जी की निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद वारंट जारी किया गया और उसके बाद हमने उनकी गिरफ्तारी कर ली।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में रहने के कारण एक दोषी की सजा में छूट की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार द्वारा निर्णय ले पाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें कि जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री को जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर कोई रोक है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये तब पूछा जब मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के कारण एक दोषी की सजा में छूट की याचिका पर प्रक्रिया में देरी होने की जानकारी दी। कोर्ट को ये बताया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के कारण एक दोषी की छूट याचिका पर निर्णय लेने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि पहले इस पर कोई मामला नहीं आया है और ये ऐसा पहला मामला ही है जब हम इस मामले पर निर्देश लेंगे। और आपको बता दें कि साथ ही कोर्ट को यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस ओक ने कहा कि आप इसके बारे में बताएं, हमें बताएं, अन्यथा हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आदेश जारी करेंगे, क्योंकि इस तरह के मामलों को ऐसे रोका नहीं जा सकता। फिलहाल कोर्ट ने राज्य को इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए समय देते हुए सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय कर दी है। और दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता हरप्रीत सिंह की महीनों से अटकी सजा माफी की याचिका दिल्ली सरकार के पास लंबित है, जिस पर निर्णय लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल को रिहा करने का आदेश दिया है। सिंघल के करीब 16 महीने लंबे कारावास और इतने कम समय में मुकदमा पूरा होने की संभावना न होने का हवाला देते हुए यह आदेश दिया गया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सिंघल की गिरफ्तारी और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्हें पिछले साल 9 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए गिरफ्तार किया था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पेश हुए और आपको बता दें कि तर्क दिया गया कि वह करीब 16 महीने से हिरासत में है। आगे ये भी कहा गया कि सिंघल का ये मामला पंकज बंसल फैसले के अंतर्गत आता है। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि आर्थिक अपराधों में कहीं न कहीं एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि आप अर्थव्यवस्था को हिला नहीं सकते हैं, बाजारों के भरोसे को हिला नहीं सकते हैं। हालांकि जज ने माना कि सिंघल के पास मजबूत मामला है क्योंकि गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए और इस बिंदु पर सिंघल के लिए पेश सीनियर वकीलों ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि सिंघल को इस अपराध में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस खन्ना ने सिंघल की दोबारा गिरफ्तारी पर भी आपत्ति जताई है। सिंघल को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ शर्तें लगाई गई जो इस प्रकार है। अपीलकर्ता धारा 438 उपधारा 2 CRPC की आवश्यकता का अनुपालन करेगा। 2 अपीलकर्ता एक टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराएगा जिस पर ईडी के अधिकारी उसके ठिकाने और उपस्थित का पता लगाने के लिए उससे संपर्क कर सकते हैं। 3 अपीलकर्ता अपना पासपोर्ट सरेंडर करेगा और कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में प्रशासन की ओर से किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिए जाने पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर एक्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना सही नहीं। कोर्ट ने कई राज्यों में प्रशासन की ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता।
विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है क्योंकि वह आरोपी है? अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता। याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा न मानने वाला हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है तो यह तरीका नहीं है। पीठ ने मामले को 2 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करते हुए कहा, हमें इस मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कोर्ट ने पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने को कहा, जिन पर अखिल भारतीय दिशा निर्देश तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार किया जा सके। प्रस्ताव सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी को सौंपे जाने हैं, जिन्हें उन्हें एकत्रित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से सजा के तौर पर घर गिराने के बारे में चिंता व्यक्त की। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायालय अनधिकृत निर्माणों की रक्षा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिशा निर्देश आवश्यक हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायालय अनधिकृत निर्माणों की रक्षा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिशा निर्देश आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य का रुख उसके हलफनामे से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसे ध्वस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूपी सरकार के खिलाफ दायर याचिका में उल्लिखित मामलों में उल्लंघन के लिए व्यक्तियों को नोटिस भेजे गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए नगर निगम कानूनों में प्रक्रिया का पालन करते हुए अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि अप्रैल 2022 में दंगों के तुरंत बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में कई लोगों के घरों को इस आरोप में ध्वस्त कर दिया गया कि उन्होंने दंगे भड़काए थे। सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने उदयपुर के मामले का हवाला दिया, जहां व्यक्ति का घर इसलिए ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि किराएदार के बेटे पर अपराध का आरोप था। मामले से अलग होने से पहले न्यायालय ने भारतीय महिला राष्ट्रीय महासंघ द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को भी अनुमति दे दी। सितंबर 2023 में जब मामले की सुनवाई हुई तो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी लोगों के घरों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि न्यायालय को ध्वस्त किए घरों के पुनर्निर्माण का आदेश देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मेघालय राज्य ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने बलात्कार पीड़ितों पर 2 फिंगर टेस्ट को प्रतिबंधित करने के न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुपालन में परिपत्र जारी किया है। जस्टिस जे.बी. पार्दीवाला और जस्टिस संजय करोल के खंडपीठ मेघालय हाईकोर्ट से उत्पन्न आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो बलात्कार के अपराध और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के दोषी व्यक्ति द्वारा दायर की गई। इससे पहले जस्टिस सी.टी. रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने चौंकाने वाली घटना पर निराशा व्यक्त की है, जिसमें मामले में बलात्कार पीड़िता पर 2 फिंगर टेस्ट लागू किया गया। सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल अमित कुमार ने झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप राज्य द्वारा जारी हाल ही के सर्कुलर से न्यायालय को अवगत कराया, जिसमें न्यायालय ने 2022 में बलात्कार के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध को दोहराया था और चेतावनी दी थी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी माना जाएगा। 27 जून के सर्कुलर के अनुसार मेघालय राज्य ने राज्य के सभी सरकारी डॉक्टर्स और मेडिकल डॉक्टर द्वारा 2 फिंगर टेस्ट को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया, जिसमें आगे कहा गया कि टेस्ट करते हुए पाए जाने वाले किसी भी डॉक्टर को कदाचार का दोषी माना जाएगा और मेघालय अनुशासन और अपील नियम 2019 के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें निलंबन, मामूली या बड़ी सजा लगाना और उचित समझी जाने वाली अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी मेडिकल कर्मियों को एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए मेडिकल कानूनी देखभाल के लिए दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल 2014 से परिचित होने और उनका अनुपालन करने का निर्देश भी दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी राहुल को राजाजी नेशनल रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले पर सवाल उठाया है, क्योंकि उसी अधिकारी को पहले अवैध पेड़ काटने के आरोप में कॉर्बेट रिजर्व से हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने मुख्यमंत्री के कार्यों पर कड़ी आपत्ति जताई और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम सामंती युग में नहीं हैं, जहां भी राजा बोले कम से कम लिखित में कारण के साथ दिमाग का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। जब उनका अपने मंत्री और मुख्य सचिव से मतभेद था, सिर्फ इसलिए कि वह मुख्यमंत्री हैं, क्या वह कुछ भी कर सकते हैं? या तो उस अधिकारी को बरी कर दिया जाना चाहिए या विभागीय कार्रवाई बंद कर दी जानी चाहिए। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ANS नाडकर्णी ने मुख्यमंत्री के फैसले का बचाव करते हुए तर्क दिया कि मुख्यमंत्री के पास ऐसी नियुक्तियां करने का विवेकाधिकार था। प्रारंभ में बता दें आपको कि पीठ ने मुख्यमंत्री को अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देने पर विचार किया। हालांकि वकील के दलीलों के बाद बेंच ने इसे अपने आदेश में दर्ज नहीं करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही राज्य ने अगली सुनवाई के दौरान विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करने का वादा भी किया। वन संबंधी मामलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की एक रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी की। रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया अधिकारी की नियुक्ति से वन्य जीवन संरक्षण में शामिल हितधारकों में विश्वास पैदा नहीं हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अनियमितता का मामला अभी भी शीर्ष अदालत में विचाराधीन है और अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी भी लंबित है। CEC की रिपोर्ट अधिवक्ता अभिजय नेगी द्वारा दायर एक शिकायत पर आई थी। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की CBI जांच के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच करने की मंजूरी भी दे दी है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। 24 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं की SIT को लेकर CBI को सौंपने का आदेश दिया था। संदीप घोष के खिलाफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अस्पताल में शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई भतीजावाद आदि जैसे आरोप लगाए गए थे। इसकी जांच पहले कलकत्ता पुलिस को सौंपी गई थी और 19 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर हुआ था और इसके बाद से ही ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे देश भर में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और डॉक्टर घोष की भूमिका पहले दिन से ही संदेह में रही है और उन पर मामले को लेकर दबाने का भी आरोप लगा है। CBI ने कई दिनों की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें 2 सितंबर को अरेस्ट कर लिया था और उन्हें 10 सितंबर तक CBI हिरासत में भेजा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में उसकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर आतंकवाद विरोधी कानून या UAPA के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत याचिका पर जल्द ही सुनवाई की मांग की गई थी। जस्टिस सुरेश कुमार कैद की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि चूंकि मामला पहले ही 7 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसीलिए तारीख आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। शर्जील इमाम, उमर खालिद और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों का कथित रूप से
मास्टरमाइंड होने के आरोप में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। इमाम के वकील ने बताया है कि उनकी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील 28 महीने से लंबित है और मामले को कई बार सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद ये अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। इस बेंच में शामिल जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा है कि उनके सामने प्रतिदिन 80 से ज्यादा मामले सूचीबद्ध होते हैं और इमाम की अपील अन्य सह आरोपियों की इस प्रकार की अपीलों के साथ अगले महीने ही निश्चित समय पर सूचीबद्ध की जाती है, चूंकि अपील 7 अक्टूबर को दोपहर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसीलिए तारीख को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने कहा है कि आवेदन खारिज किया जाता है। अगली खबर का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत मामले में सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव को जमानत देते हुए कहा है कि इस जमानत का केस की मेरिट पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और अगर ऐसा किया जाता है तो इस जमानत का दुरुपयोग होगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि आरोपी 100 दिन से जेल में है और 2 साधारण खरोंच के निशान थे। आरोप पत्र दाखिल किया गया। ऐसे मामले में आप किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते हैं। ऐसे में आरोपी बेल का हकदार है। एजेंसी को अब जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि आपके गवाह शायद वही है जहां यह घटना हुई है। हम इसका ध्यान रखेंगे और इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी एसपी राजू ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। अदालत को घटना पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला सांसद से इस तरह की मारपीट की गई है। ये गंभीर मामला है। दरअसल कथित मारपीट के मामले में 18 मई को गिरफ्तार विभव की जमानत की मांग को निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। एएसजी एसपी राजू ने कहा है कि विभव के मालीवाल के घर या फिर घटनास्थल पर जाने से कोर्ट रोक लगाए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि शर्तें होगी जिनके मुताबिक विभव कुमार मुख्यमंत्री ऑफिस और उनकी आवास नहीं जाएंगे। केस के बारे में कोई बयान नहीं देगा। विभव को कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी भी इस केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। हालांकि जमानत की शर्तों पर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने विभव को जमानत देते हुए कहा है कि इस जमानत का केस की मेरिट पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और अगर ऐसा किया जाता है तो इस जमानत का दुरुपयोग होगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। एएसजी एसपी राजू ने कहा है कि विभव के मालीवाल के घर या फिर घटनास्थल पर जाने से कोर्ट रोक लगाए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि शर्तें होगी जिनके मुताबिक विभव कुमार मुख्यमंत्री ऑफिस और उनके आवास नहीं जाएंगे। केस के बारे में कोई बयान नहीं देगा। विभव को कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी भी इस केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। दरअसल विभव के वकील सिंघवी ने विभव के सीएम ऑफिस या घर जाने पर रोक न लगाएं और वो कोई सरकारी पद पर भी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि हमने सिर्फ 3 महीनों के लिए रोक लगाई है ताकि इस अवधि में संवेदनशील गवाहों की गवाही और जांच पूरी हो जाए, क्योंकि हमने निचली अदालत से कहा है कि वह गवाहों के बयान 3 महीने के अंदर दर्ज कर ले। हालांकि जमानत की शर्तों पर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेंगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।